हाँ हेलो, जो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहले समझिएगा कि कैंची के लिए घसेट प्लेट पर सदस्य को जोड़ने के लिए न्यूनतम रिवेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना। जैसे समझिए एक क्या हो गया आपका, हम ट्रस बनाएंगे तो यहाँ तो कई मेंबर जुड़ रहे हैं ना, यहाँ कई मेंबर जुड़ रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ आपको कई मेंबर जुड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेंबर को कम से कम कितने रिवेट से हम जोड़ेंगे। तो कम से कम कितने रिवेट से जोड़ेंगे, हम बना रहे थे इसमें कितने रिवेट बनाए हैं, 2 रिवेट से। कम से कम एक मेंबर को कितने रिवेट से जोड़ना है हमको, 2 रिवेट से। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 रिवेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि घसेट प्लेट की मोटाई कितने से कम नहीं होना चाहिए। घसेट प्लेट को हम बताए थे, घसेट प्लेट की न ही लंबाई होती है न ही चौड़ाई होती है। घसेट प्लेट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। घसेट प्लेट का क्या होता है, सिर्फ मोटाई होता है ना। तो कितना होना चाहिए, कम से कम 8 mm। ठीक है, कम से कम होना चाहिए आपका 8 mm। तो इसको लिख लीजिए, हम मिटाएंगे इसको। ठीक है, और समझिएगा, अरे हम बोल देंगे, लिख लीजिएगा। अब समझिए, इधर समझते हैं। कह रहा है कि संरचनात्मक सदस्य के लिए अधिकतम स्वीकृति प्रतिबल कितना होना चाहिए। अब बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, आरसीसी भी पढ़े होंगे और स्टील भी पढ़े होंगे। अल्टीमेट स्ट्रेस पढ़े हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। उसके बाद आता होगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस, है ना। क्या पढ़े होंगे आप, परमिसिबल स्ट्रेस, या फिर इसी का नाम होता है मेरा वर्किंग स्ट्रेस। इसी का क्या नाम होता है आपका, वर्किंग स्ट्रेस, या फिर इसी का नाम होता है मेरा डिजाइन स्ट्रेस। क्या कहते हैं हम लोग, डिजाइन स्ट्रेस। क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। परमिसिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वही कह रहा है कि संरचनात्मक सदस्य के लिए अधिकतम स्वीकृति प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। यानी मैक्सिमम परमिसिबल कितना है, स्वीकृति मतलब अनुज्ञेय, परमिशन कितने का है ना। परमिसिबल मतलब क्या हो गया मेरा, वर्किंग, है ना, कार्यकारी। परमिसिबल भी उसे कहते हैं और वर्किंग भी कहते हैं। तो कार्यकारी मिला है ना, ऑप्शन नंबर बी। धारण प्रतिबल क्या होता है भाई। अब धारण प्रतिबल समझिएगा, जहाँ 2 पॉइंट कंटेक्ट हो गया, देखिए एक ए मटेरियल हो गया और एक दूसरा मटेरियल मान लीजिए ए हो गया। अब इस पे लोड लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंट के कंटेक्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ इन दोनों प्लेट के कंटेक्ट पॉइंट पे जो प्रतिबल मिलेगा उसे कहेंगे हम धारण प्रतिबल। धारण प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल को यानी बल को एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफर करता है ना। जहाँ का फोर्स या स्ट्रेस एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफर हो, उस ज्वाइंट पर क्या कौन सा प्रतिबल मिलेगा आपका, धारण प्रतिबल। और तनन प्रतिबल जानते हैं, संपीड़न प्रतिबल आपको पता है। अगला क्वेश्चन समझिए, अच्छा है। कह रहा है कि एक प्लेट गार्डर में किसी सेक्शन पर गार्डर में अपरूपण बल इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है, केवल फ्लेंज द्वारा, केवल वेव द्वारा, आंशिक फ्लेंज व आंशिक वेव द्वारा, या फिर संपूर्ण खंड द्वारा। बताइए क्या होगा ये। हम बताए थे गर्ड सेक्शन किस आकार का होता है, आई आकार का। गर्डर किस आकार का होगा आपका, आई आकार का। तो कह रहा है कि इस पे जो शियर स्ट्रेस आएगा, वो शियर स्ट्रेस को कौन लेगा, सिर्फ फ्लेंज लेंगे कि सिर्फ वेव लेंगे, कि आधा फ्लेंज आधा वेव ले लेंगे, या कि पूरा लेगा, कौन लेगा। अब देखिएगा, जब इसको हम बनाएंगे ना स्ट्रेट डायग्राम, तो इस तरह इसका स्ट्रेट डायग्राम बनता है। थोड़ा इस तरह आएगा, उसके बाद इस तरह आएगा, ठीक है, इस तरह मिलेगा, है ना। अब बताइएगा कौन ले रहा है, कुछ स्ट्रेस को कौन ले रहा है, फ्लेंज ले रहा है। कुछ स्ट्रेस को कौन ले रहा है, फ्लेंज ले रहा है। और कुछ स्ट्रेस को कौन ले रहा है, वेव ले रहा है ना। ये वेव वाला पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा, आंशिक फ्लेंज और आंशिक वेव। लेकिन इसी में क्वेश्चन क्या आ जाए, समझिएगा। क्वेश्चन देगा कि एक प्लेट गार्डर में किसी सेक्शन पर गार्डर में अधिकतम अपरूपण बल इसमें से कौन लेता है। कह दिया कि अधिकतम अपरूपण बल। अभी क्या किया है कि सिर्फ अपरूपण बल कौन लेता है, तो अपरूपण बल फ्लेंज भी लेता है, अपरूपण बल वेव भी ले रहा है, लेकिन अधिक कौन ले रहा है, सिर्फ वेव ले रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, वेव। मैक्सिमम 80 से 85% कौन सा ले लेता है आपका, वेव ले लेता है। फ्लेंज कम लेते हैं, फ्लेंज आपका बेंडिंग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लेट गार्डर में अनुलंब प्लेट को कहते हैं, क्या कर रहा है कि प्लेट गार्डर मतलब फिर हमको बनाना पड़ेगा आई सेक्शन। प्लेट गार्डर मतलब बनाना पड़ेगा हमको आई सेक्शन। ये हो गया आपका प्लेट गार्डर, है ना, ये 3D हो गया। तो कह रहा है कि इसके अनुलंब प्रतिबल इसी तरह वर्टिकल स्टीफनर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं, इसका वर्टिकल स्टीफनर लगाते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल स्टीफनर इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए क्या मिला है आपका, वेव प्लेट, वही तो है। वेव प्लेट को क्या करता है, इसको बकल नहीं होना देता है ना, वेव को बकलिंग से रोकता है।
तो क्वेश्चन है कि वेब गर्डर के अनुलंब प्लेट को क्या कहते हैं? देखिए इसके लंबवत है, इसके लंबवत है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेब प्लेट। बताइए कवर प्लेट क्या होता है? तो जिसको हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेब गर्डर में बंकन आघूर्ण प्राथमिक रूप से निम्न द्वारा लिया जाता है। कह रहा है कि अभी हम किसकी बात कर रहे थे? सीयर। सीयर को कौन लिया था? कुछ फ्लेंज लिया था, कुछ वेब लिया था, है ना। लेकिन कह रहा है कि बेंडिंग को कौन लेता है? सिर्फ वेब लेता है, सिर्फ फ्लेंज लेता है, या फिर एंगल लेगा? हम अभी पीछे बोले थे तो क्या लेगा आपका? फ्लेंज लेगा, है ना। बेंडिंग को कौन लेता है? फ्लेंज लेता है। अब समझिए इसी तरह तो बेंड होगा, आई सेक्शन है कि नहीं? ये ऊपर वाला फ्लेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाला फ्लेंज होगा कि नहीं होगा? तो मैक्सिमम बेंडिंग कौन लेते हैं आपके? फ्लेंज लेते हैं। जबकि मैक्सिमम सीयर कौन सा लेगा आपका? वेव लेगा। और नॉर्मल सीयर कहा देगा सिर्फ सीयर कौन लेगा? तो फ्लेंज भी लेगा और वेव भी लेगा, है ना। अगला समझिएगा, एक क्वेश्चन कल भी बताए थे, वर्टिकल स्टीफनर लगाए जाते हैं जब गर्डर की कुल गहराई और थिकनेस ऑफ वेव का रेशियो होता है। कितना होगा? 85 से अधिक, है ना। 85 से अधिक होगा तो क्या लगाएंगे हम? वर्टिकल स्टीफनर। और 85 से कम होगा तो कोई स्टीफनर नहीं लगाएंगे। और 200 से अधिक हो जाए तो क्या लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल भी लगाएंगे। 200 से यानी कुल गहराई और TW का मान 200 से अधिक हो गया तो समझिए यही है आपका भाई वर्टिकल स्टीफनर। ऐसे लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल स्टीफनर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल स्टीफनर हो जाएंगे। कितने से अधिक रहेगा तो? 85 से अधिक। लेकिन 200 से अधिक हो गया तो इसके बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा? ये हॉरिजॉन्टल स्टीफनर। क्या लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल। तो D और TW का मान 85 से अधिक हो गया तो वर्टिकल स्टीफनर, 200 से अधिक हो गया तो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टीफनर। और तो कुछ याद हो रहा होगा, क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है किसी वेब प्लेट की अदृढ़कारी यानी नॉन स्टीफनर, उसमें स्टीफनर नहीं लगा है, कह रहा है किसी वेब प्लेट की अदृढ़कारी कहा जाता है यदि स्पष्ट गहराई और मोटाई के बीच अनुपात है। भाई किससे कम रहेगा? 85 से कम। बता रहे थे ना, 85 से कम होगा तो कोई स्टीफनर नहीं लगेगा, 85 से अधिक होगा तो वर्टिकल, 200 से अधिक होगा तो वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कुल गहराई दे रहा है, हम कह जाते हैं शुद्ध गहराई क्या होगा? तो आप कहेंगे शुद्ध गहराई फ्लेंज के गुरुत्व केंद्र और यानी दोनों फ्लेंजों के गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? नेट डेप्थ, है ना, शुद्ध गहराई। और कुल गहराई तो ऊपर से ऊपर हो जाएगा आपका कुल गहराई, ठीक है। हाँ, इसे प्रभावी गहराई कहते हैं इसी को, यानी फ्लेंज दोनों फ्लेंजों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? प्रभावी गहराई, ठीक है। अगला समझिएगा, कह रहा है कि प्लेट गर्डर में बियरिंग स्टीफनर लगाए जाते हैं। क्या होगा? यानी ये जो स्टीफनर कह रहा है ना, ये वाला स्टीफनर वर्टिकल स्टीफनर, वर्टिकल स्टीफनर क्यों लगाए जाते हैं? और देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए कह रहा है वेव में मुड़ाव को रोकने के लिए। एक क्या बेंडिंग होने देगा क्या? नहीं ना। तो आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वेव को मजबूती देने के, भाई मजबूती भी कर रहा है, जब आपका बेंडिंग नहीं होने दे रहा है तो मजबूत भी कर रहा है। संवितरित भार कहीं होगा नहीं और फ्लेंज में नमन से कोई लेना देना नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। इधर देखिएगा, अगला इसमें क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि सदस्य जो कि ढकने वाले पदार्थ को इस्पात के छत कैंची के लिए आधार देता है, क्या कहता है? अभी हम बताएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन को एग्जाम में बस लैंग्वेज समझना है। क्या होगा बताइए तो? सदस्य जो कि ढकने वाले पदार्थ को एक इस्पात छत कैंची के लिए आधार देता है, क्या कराता है? पर्लिन कराता है ना। और देखिए ये हो जाएगा आपका सपोर्ट। ये क्या हो गया? ये क्या है? टाई बीम। ये कौन सा मेंबर है आपका? टाई मेंबर। ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल ड्राफ्टर। ये कौन सा मेंबर होता है? कंप्रेशन मेंबर, है ना। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे हम? पर्लिन। क्या रखना है? पर्लिन। पर्लिन का आकार कैसा होता है? कुछ भी हो सकता है, बीम का आकार हो सकता है, एंगल का आकार हो सकता है, या फिर चैनल का भी आकार हो सकता है पर्लिन, ठीक है। तो पर्लिन के ऊपर ही तो हम रखेंगे सीट को, है कि नहीं? पर्लिन के ऊपर रखेंगे हम सीट, है ना। कवर, सीट कवर रखेंगे, ढक जाएगा मेरा। तो वही कह रहा है कि सदस्य जो कि ढकने वाले पदार्थ को आधार देता है, तो कौन आधार देता है आपका? पर्लिन, है ना, पर्लिन। अगला क्वेश्चन आएगा कि पर्लिन को सपोर्ट कौन देता है? प्रिंसिपल ड्राफ्टर। ये कौन सा है आपका? प्रिंसिपल ड्राफ्टर, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? इसका नंबर 20 हो जाएगा पर्लिन। अगला क्वेश्चन है कि गर्डर को किससे संकेत करते हैं? आई सेक्शन पे। ये तो पहले से हम गर्डर जहाँ रहा था आई सेक्शन बना रहे थे, है ना।
अगला देखिएगा, कह रहा है कि प्लेट गार्डर के शीर्ष तली पर प्रयोग किए गए प्लेट को क्या कहते हैं। जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तो इस प्लेट को क्या कहते हैं, याद करिए आप। कह रहा है ना कि शीर्ष और तली पर फ्लेंज के ऊपर जो प्लेट प्रयोग करते हैं इसका क्या नाम है, कवर प्लेट कहते थे कि नहीं, क्या नाम है इसका, फ्लेंज कवर भी कह सकते हैं या फिर कवर प्लेट भी कहते हैं। कहीं दिया हुआ है, देखिए मिलेगा कहीं, हाँ देखिए सी मिला आपका कवर प्लेट। स्टीफनर आपको पता है दो प्रकार के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डी और टी डब्ल्यू का मान 85 से अधिक हो गया तो वर्टिकल स्टीफनर, 200 से अधिक हो गया तो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टीफनर भी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है चपटी पत्ती छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ जोड़ पट्टी का प्रयोग क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। स्तंभ की लंबाई, जैसे बहुत लंबा आपको ले जाना है, क्या ले जाएंगे आप, कॉलम, बहुत लंबा कॉलम ले जाने के लिए क्या हो जाएगा, कॉलम तो बहुत लंबा मिलेगा नहीं तो दो कॉलम को जोड़ देंगे। ठीक है, एक कॉलम नीचे हो गया, एक कॉलम ऊपर। और इसको कैसे जोड़ेंगे, इसके माध्यम से, है ना, इस प्लेट के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। इसे हम लोग कहते हैं स्प्लाइस। टेंशन में तो टेंशन स्प्लाइस, कंप्रेशन में तो कंप्रेशन स्प्लाइस। तो वही कह रहा है कि स्तंभ जोड़ पट्टी का प्रयोग, यानी स्प्लाइस कह रहा है। स्तंभ जोड़ पट्टी मतलब कॉलम स्प्लाइस। कॉलम स्प्लाइस का प्रयोग क्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही। स्तंभ की दृढ़ता के लिए तो हम स्टीफनर लगाते हैं, स्तंभ के लिए सामर्थ्य काट का क्षेत्रफल नहीं होगा, आपका लंबाई होगा। इस क्वेश्चन को समझिए, उसी क्वेश्चन को घुमाया है, कुछ नहीं किया है। कह रहे कि प्लेट गार्डर में क्षैतिज दीर्घकारी की आवश्यकता होती है यदि पेटा की मोटाई, यानी वेब की मोटाई पूछ रहा है, 6 mm से कम हो, D/2 mm से कम हो, D/5 mm कम हो और फ्लेंज की चौड़ाई यानी फ्लेंज की मोटाई के बराबर। अब देखिएगा D/2 हो जाएगा आपका 200 से कम। भाई D/TW का मान किससे अधिक होना चाहिए, तो मेरा हॉरिजॉन्टल स्टीरेस रहेगा 200 से अधिक, है ना। TW को देख लें तो क्या हो जाएगा, D/200 का मान क्या होगा, TW का मान D/200 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा है, हो जाएगा। अगला समझिएगा, कह रहा है कि स्टील गार्डर के डिजाइन में वेब के व्याकुंठन प्रतिरोध में वृद्धि लाने के लिए निम्न अवयवों में से किसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ना, स्टीफनर को वेब स्टीफनर, किसका होता है आपका, वेब स्टीफनर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है प्लेट गार्डर में ऊर्ध्वाधर दीर्घकारी का अधिकतम अंतराल कितना होता है। ये कह रहा है ना कि जो हम लगाते हैं इस तरह, देखिए फिगर नहीं बनता है, ये जो इसके बीच में लगाएंगे वर्टिकल स्टीफनर, ठीक है, कुछ दूरी पे वर्टिकल स्टीफनर का अंतराल कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, 1.5 डी। और क्या होगा, ये क्या होगा, मिनिमम, यानी अंतराल होता है आपका 0.33 डी से लेकर के 1.5 डी तक, है ना। तो मिनिमम कितने दूर पे लगाएंगे, 0.33 डी। मैक्सिमम कितने पे लगाएंगे, 1.5 डी। सही है। अगला समझिए, ये वाले कैंची का अंतराल होता है, क्या हो जाएगा, अच्छा समझिए इसको, हेलो इसको समझिएगा। कैंची का अंतराल होता है कितना होगा, ये तो रटने वाला क्वेश्चन आपका, L/4 से L/5 तक। अब इस क्वेश्चन को बताइए, तो जब हम ट्रस पढ़ा रहे थे तब बताए थे, एस्बेस्टस चादर के साथ छत कैंची का ढाल कितने से कम नहीं होना चाहिए, 26 अंश से कम नहीं होना चाहिए, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए ना, 26 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, 26 से अधिक ही ढाल को रखेंगे। अगला समझिएगा, किस प्रकार के ट्रस को लैटिस ट्रस कहते हैं, किंग पोस्ट को किसे कहेंगे हम लोग, किंग पोस्ट ट्रस को लैटिस ट्रस कहते हैं। यही तो था आपका किंग पोस्ट ट्रस, बीच में क्या रहेगा, ए वाला, है ना, किंग पोस्ट ट्रस। एक कौन सा ट्रस है बताइए, तो ये रहेगा आपका क्वीन पोस्ट ट्रस, है ना। एक कौन सा ट्रस है, नॉर्थ लाइट ट्रस है ना, लाइट के लिए लगाता है फैक्ट्री वगैरह में, अंधेरा ना हो। एक क्वेश्चन समझिए, तो पर्लिन को सहारा देने वाले छत कैंची के भाग को क्या कहते हैं। पर्लिन किस पे टिका रहता है, माइंड बनाइए, फिगर को बनाइए माइंड में, किस पे, प्रिंसिपल राफ्टर का, है ना। पर्लिन किस पे टिका रहता है आपका, प्रिंसिपल राफ्टर पे, हो जाएगा आपका प्रिंसिपल राफ्टर। अगर देखिएगा, छत कैंची में दो कैंचियों के बीच लगाई जाने वाली धर्म क्या कहलाती है। अब समझिए, दो ट्रस के बीच लगाए जाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, तो देखिएगा,
इस तरह बनेगा। अब देखिए तो ये क्या होगा, एक ट्रस यहाँ हो गया और एक ट्रस इसी तरह कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, है ना। और एक ट्रस कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो अब इस दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्या रखते हैं, ये पर्लिन है ना भाई, क्या है आपका, ये पर्लिन ही है ना, ये पर्लिन है, पर्लिन। ये क्या होता है आपका, पर्लिन होता है, ठीक है। ये तो सामने से बस ऐसे दिखेगा, जिस आकार में रहेगा। इधर से देखेंगे तो प्रिंसिपल ग्राफ्टर, प्रिंसिपल ग्राफ्टर के रूप में जिस आकार का आप लगा दीजिए उसी आकार का ये दिखेगा। तो दो ट्रस के बीच में कौन किस बीम का यूज कर रहे हैं, ये होता है आपका पर्लिन का। दो ट्रस को जोड़ने यानी दो कैंचियों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, पर्लिन का। समझ आ रहा है, देखिए पूरी लंबाई में लगा दिया पर्लिन को। अगला क्या है कि पर्लिन का अधिकतम विक्षेप कितना डिफ्लेक्शन। अब बताइए इन दोनों के बीच में थोड़ा बेंड करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बेंड कितना कर सकता है, L/200 है ना, L/200 जितनी उसकी लंबाई है उसका बाई 200। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसको बताइएगा। ढलवा छत में दो ढलान के प्रतिच्छेदन से निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है, ठीक है, इसको बताइएगा। अगला समझिएगा, रूफ ट्रस की पिच सामान्यतः उसकी ढलान की होती है, क्या हो जाएगा, पिच उसकी ढलान का होगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। देखिएगा फार्मूला लिखेगा tan थीटा इक्वल टू राइज अपॉन स्पान बाई 2, ऐसा कुछ वहीं से निकलेगा। अब देखिएगा स्तंभ आधार के क्या प्रकार हैं। हम जब हमको कॉलम बेस एंड फाउंडेशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कॉलम बेस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना। स्लैब बेस, घसेट बेस और ग्रिलेज, बताए थे कि नहीं बताए थे, स्लैब बेस, घसेट और ग्रिलेज। तो तीनों प्रकार के होते हैं ना, कितने प्रकार के, सभी प्रकार के, स्लैब बेस भी, घसेट बेस भी और ग्रिलेज बेस भी। अब स्लैब बेस क्या होता है, अब समझिए एक क्या हो गया आपका कंक्रीट। अब कंक्रीट के डायरेक्ट ऊपर हम कॉलम को नहीं रखेंगे, जिसके ऊपर रखते हैं हम लोग एक बेस प्लेट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बेस प्लेट, ठीक है, बेस प्लेट। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे हम, कॉलम को, इसके ऊपर क्या रखेंगे, कॉलम। अब कॉलम के साथ उसके बाद डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, सिर्फ कॉलम के बाद लगा देंगे एंगल। ये हो जाएगा आपका स्लैब बेस, क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, स्लैब बेस, है ना, क्या हो जाएगा आपका स्लैब बेस फुटिंग। लेकिन कॉलम के साथ साथ हम क्या लगा दें, इस कॉलम के साथ साथ लगा दें एक कवर प्लेट भी लगा दें, कवर प्लेट के साथ साथ एक क्या लगा दें, हम एक गसेट प्लेट भी लगा दें। उसके बाद हम एंगल को लगाएं, उसके बाद एंगल को लगाकर जोड़ दें। अब देखिए अब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, घसेट बेस, क्या कहते हैं, घसेट बेस। लेकिन एक और लोड एक और आता है, नीचे मेरा आई सेक्शन हो गया, समझिएगा नीचे क्या हो गया, आई सेक्शन, यानी कई आई सेक्शन को एक साथ रखते हैं हम लोग, कई आई सेक्शन को एक साथ रखेंगे, ठीक है, कई आई सेक्शन को एक साथ। अब इसके ऊपर भी एक आई सेक्शन को रखेंगे तो इस तरह दिखेगा, ये वाला आई सेक्शन कैसे है, इस तरह, ये समझ रहे हैं कैसे है, एक तो आपका ऐसे है और दो ऊपर वाला ऐसे है, तो ऐसे ही दिखेगा ना, है ना। इसके ऊपर हम कंक्रीटिंग वगैरह करके रखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसके ऊपर जब कॉलम रखेंगे तो ये ज़्यादा लोड ले लेगा, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिलेज बेस, क्या कहेंगे, ग्रिलेज बेस, ठीक है। तो सबसे अधिक लोड कौन लेगा, ग्रिलेज, उससे कम लोड कौन लेगा, घसेट बेस, सबसे कम लोड कौन सा लेगा आपका, स्लैब बेस। हो जाएगा ना क्लियर। अब अगला क्वेश्चन इसी पे है, कह रहा है कि अधिक भार के लिए कौन सा प्रदान किया जाता है, स्लैब बेस, घसेट बेस या फिर ग्रिलेज बेस, क्या जगह ग्रिलेज, ग्रिलेज नहीं रहता तो घसेट बेस, है ना, क्या होता है आपका घसेट बेस। इसमें समझिएगा इस्पात के स्तंभ को टिकाया जाता है, इस्पात के स्तंभ को किस पे टिकाया जाता है, धरन पे, बेस प्लेट पे यानी कॉलम बेस पे या फिर मृदा पे, कोई नहीं। अभी तो बताया था ना कॉलम बेस, है ना, ये बेस प्लेट उसे लिखे थे, उसी को हम कहते हैं कॉलम बेस, है ना। ऐसे हो गया कंक्रीटिंग हो गया, कंक्रीट के ऊपर कर देंगे बेस प्लेट, इसे हम लोग कहेंगे कॉलम के लिए आधार दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम बेस भी कर देंगे, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका